कैसे हैं दोस्तों? इस साल 17 जनवरी को ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स में एक खूबसूरत तस्वीर और खबर छपी। सुर्खी थी कि पाकिस्तान और ईरान चाबहार में एक टेक्नोलॉजी पार्क खोल रहे हैं, यानी सिलिकॉन वैली की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए तमाम सहूलियात के साथ एक आईटी सिटी बनाया जाना था। इस तकरीब में पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद और ईरानी मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली जुल्फी एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे थे। 17 जनवरी को ही डेवोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटर्म प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन के साथ एक मुलाकात भी हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातें हुई। ईरानी वजीर खारजा ने ईरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा बढ़ता हुआ ताल्लुक है इससे बहुत मुतमईन है। उनका मुल्क चाहता है कि दोनों की तिजारत को 2.5 से 5 अरब डॉलर्स तक ले जाया जाए। जिस वक्त 17 जनवरी को दिन के वक्त ये सब हो रहा था, ईरानी हुकूमत माशी, सिफारती और सिक्योरिटी दोनों लिहाज से बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी। वो ऐसे कि 25 दिसंबर को शाम में इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया और ईरानी मिलिट्री एडवाइजर कमांडर सैयद रजा मूसवी को हलाक कर दिया। ईरान ने बहुत धमकियां दी कि वो अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर बदला लेगा, लेकिन हफ्तों गुजर गए, उससे कुछ इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। वो किसी एक भी इसराइली जनरल को या इस लेवल के मिलिट्री एक्सपर्ट को निशाना नहीं बना सका। इसके बाद ईरान में 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब पर ऊपर तले 2 धमाके हुए। 100 से ज्यादा ईरानी हलाकतें हुई। इस पर ईरान ने फिर ऐलान किया कि वो हमला करने वालों को नहीं छोड़ेगा। उसने इशारा भी दिया कि इसके पीछे इसराइली या अमरीकी ताउन है। इसके अलावा गजा पर इसराइली हमले के दौरान पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलसल ईरान की तरफ उंगलियां उठा रही थी, उस पर दबाव डाल रही थी। और सफारती, मुआशी और मिलिट्री प्रेशर था कि वो लिबनान की, हिजबुल्लाह और यमन के हुसीस की हमायत बंद करते। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये वो वक्त है जब ईरान को अपने उन दोस्तों और हमसायों की बहुत जरूरत है जो सऊदी अरब और अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के खिलाफ किसी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होते, ईरान के दुश्मन कैंप में कम से कम जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस इंतहाई दोस्तों की जरूरत के माहौल में 17 जनवरी की सुबह ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स इस सुर्खी के साथ छपता है कि ईरान हिट बैक, ईरान ने बदला ले लिया। ईरान ने इसराइली एजेंसी मोसाद और दहशतगर्दों के ठिकानों पर शाम, इराक और पाकिस्तान में मिसाइलों की बारिश कर दी। है ना हैरत की बात कि इसराइल का नाम लेकर कई हमसाया ममालिक पर ईरान ने अटैक किए, लेकिन इसराइल पर अटैक नहीं किया। दरअसल हुआ ये कि 15 जनवरी को ईरानी फोर्सेज ने इराक के कुर्दिश रीजन एरबिल में 8 अटैक्स किए थे। इन अटैक्स में से कितने शहीद ड्रोन्स के जरिए हुए थे और कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वाज़ेह नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अटैक था जिसने काफी नुकसान किया। कई एक साथ खड़ी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था, वो तबाह हो गया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक सीनियर ओहदेदार एलॉन, जिसका निकनेम फॉक्स मुंबई था, उसे मार दिया गया है। यानी ये उसकी तरफ से अपने एडवाइजर का बदला था। और ईरान ने यह भी कहा कि उसके 4 साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। अभी इसराइल से इसकी तस्दीक नहीं आई। ईरानी एजेंसी के मुताबिक ये इसराइली एजेंट्स 20 साल से कुर्दिश रीजन में, इराक के कुर्दिश रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में एरबिल में काम कर रहे थे और इन्होंने एक स्पाई हेडक्वार्टर बना रखा था। यहाँ से ये लोग ईरान की जासूसी करते थे और इसके खिलाफ ऑपरेशंस की प्लानिंग करते थे। इस पर इराकी हुकूमत और वजारत खारजा ने ईरान से शदीद एहतजाज किया कि उनकी आज़ादी और सालमियत पर, सॉवरेनिटी पर हमला किया गया है। एहतजाजन इराक ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। वो हमले का जवाब हमले से नहीं दे सका। उसी रात ईरान ने अपने दूसरे दोस्त शाम, सीरिया, जिससे वो बगदाद ही की तरह, इराक ही की तरह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानता है, उसके भी इंतहाई मगरबी रीजन में, वेस्टर्न रीजन में अदलिब पर अटैक किया। ये वो रीजन है जिस पर बशारुल असद और ईरान मुखालिफ ग्रुप का फिलहाल कंट्रोल है। यहाँ ईरान ने कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये मिसाइल्स ईरानी मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा आज तक का मुजाहरा था, जिसमें 1200 किलोमीटर तक, 1200 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट किया गया था। ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC का कहना है कि शाम के इस एरिया में ISIS के वो दहशतगर्द ट्रेनिंग लिया करते थे जिन्होंने 3 जनवरी को ईरान में 2 बड़े धमाके किए थे कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर।
उन्होंने कहा, ईरानियों ने कहा कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, शाम के इस इलाके से ट्रेनिंग लेकर ये आईएसआईएस के जंगजू अफगानिस्तान में दाश के खुफिया ठिकानों में जाते थे, वहाँ पनाह लेते थे और फिर वहाँ से वापस ईरान में आकर हमले करते थे। यानी ईरान ने इस बयान में अफगानिस्तान पर भी इल्जाम धर दिया, अपने चौथे हमसाए पर, कि इसकी सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कि गालिबन काफी सच्चाई भी है। मतलब ईरान के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में कायम दाइश से मुंसलिक एक दहशतगर्द तंजीम के ट्रेनिंग ग्राउंड को शाम में तबाह किया है, जबकि शाम के उस इलाके के मुकामी हुक्मरानों का ये कहना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जहाँ ये हमला किया गया वहाँ एक पुरानी लेबॉर्ट्री थी, एक मेडिकल फैसिलिटी थी जो अब काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी। सीरियन हुक्काम ने इस हमले पर ज्यादा एतराज इसलिए नहीं किया बशार अल असद की हुकूमत ने कि इदलिब शहर आप जान चुके हैं पहले ही उनके मुखालिफ बागियों के कब्जे में है, जो कि अमरीकी बैक बागी हैं, अमरीकियों की हमायत से वहां पर कायम है। इसीलिए अमेरिका और बरतानिया ने, बशार अल असद ने तो नहीं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने इस हमले पर, ईरान के हमले पर मुज़म्मती बयानात जारी किए। वैसे बाय द वे आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर यह किस कदर हिपोक्रेसी है कि अमेरिका अब तक इन्हीं दो रीजन्स में सिर्फ जो बाइडेन की सदारत के दौर में 200 के करीब अटैक कर चुका है। पिछले साल नवंबर में जब अभी जंग, ये जो हालिया जंग है, इसराइल गजा जंग, ये इतनी तेज नहीं हुई थी, उस वक्त तक भी वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिका इस रीजन में 151 अटैक कर चुका था, इन इलाकों की सोवरेनिटी पर हमला कर चुका था। तो खैर शाम और इराक पर तो ईरान का शायद कुछ ना कुछ जवाब बनता था कि इन्हीं इलाकों में पहले इसके लोगों पर अटैक्स हुए हैं। इन ममालिक में जो कि ईरान के दोस्त समझे जाते हैं, यहाँ की सोवरेनिटी, उस पर हमले के लिए अमेरिका और इसराइल पहले ही पामाल कर चुके थे, तो ईरान इस जवाब के साथ अब अटैक कर रहा था। मगर आप जहन में रखें कि ईरान जिन ममालिक पर हमलों की फखरिया खबर छाप रहा था, ऐलान कर रहा था सरकारी सतह पर, ये सब तो ईरान के दुश्मन ममालिक नहीं हैं, दोस्त हैं। इन्हें एम्बेरस करना उसके लिए एक अच्छी बात नहीं थी, और ये वो ममालिक हैं जिनकी सिक्योरिटी फोर्सेज से ईरान के मुसलसल राब्ते हैं। किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुकाबले के लिए सारे मैकेनिज्म तयशुदा हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ, और राब्ते भी इतने अच्छे हैं खासतौर पर पाकिस्तान के साथ कि 16 जनवरी को पाकिस्तान और ईरानी नेवीज जो हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही थी, जंगी मशकें कर रही थी। तो साथियों, ये तीसरा गैर मुल्की अटैक ईरान ने अपने बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर अंदर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजगोर और तुर्बत के इलाकों में किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में IRGC यानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप जैशुल अदल के मेंबर्स को अटैक किया था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनके मुताबिक जनवरी के शुरू में ईरानी इलाके रस्क में 11 पुलिस एहलकारों को हलाक किया था, उन पर हमला किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान से कई बार इसकी शिकायत की गई थी कि यहाँ एक ग्रुप है जो पनाह ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए उन्हें कार्रवाई करना पड़ी। ईरानी अटैक्स के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस पर फौरी एक्शन लिया और ईरानी सफीर को, जो कि पहले ही तेहरान गए हुए थे, उन्हें पैगाम भेजा कि आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। साथ ही पाकिस्तान ने अपना सफीर भी ईरान से, तेहरान से वापस इस्लामाबाद बुला लिया। यानी ऑफिशियली पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सर्द खाने में चले गए, सफारती ताल्लुकात आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गए। एम्बेसी तो दोनों की मौजूद रहेंगी, अमला भी मौजूद रहेगा, लेकिन ये बहुत लो लेवल रिलेशंस की सूरत में काम करेगा, क्योंकि सफीर निकालने का मतलब ये होता है कि उस मुल्क से आपके ताल्लुकात अब मुकम्मल बहाल नहीं है। ऐसी सूरत हाल जब होती है तो इसका खात्मा अमूमन किसी माजरत या मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू से ही मुमकिन होता है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने जवाबी मुनासरे में ईरान को ये लिखा था कि वो इस गैर कानूनी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर होगी। इसका इशारा मिलिट्री एक्शन की तरफ था। अब साथियों, पाक ईरान ताल्लुकात में इतनी खराब सूरत हाल तो इससे पहले कम ही आई है। सूरत हाल को जरा ठंडा करने के लिए ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मामला संभालने की कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने डावोस से ही एक तकरीब में बज़ाहिर सफाई देते हुए कहा कि ईरान ने किसी पाकिस्तानी शहरी को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि एक ईरानियन बेस्ड दहशतगर्द ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें सारे के सारे ईरानी निजात शहरी हैं जो दहशतगर्द थे, लेकिन इनमें कोई भी हमारे दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का कोई शहरी हलाक नहीं हुआ। अब जहां ईरान दहशतगर्दों की हलाकत का दावा कर रहा था दोस्तों, वहां पाकिस्तान के मुताबिक 2 बच्चे जाम बहक हुए थे और 3 खवातीन जख्मी हुई थी उस जगह पर, जो कि जाहिर है ईरान पर हमलों के मुजरिम ये बच्चे तो हरगिज नहीं हो सकते। पाकिस्तान सख्त बयान भी दे चुका था। सब जानते थे कि पाकिस्तानी फोर्सेस किसी न किसी किस्म का हार्ड रिस्पॉन्स जरूर दिखाएंगी, ताकि अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी पाकिस्तानी सरहदों के दिफा की सलाहियत को साबित कर सकें। पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ये है कि वो जवाब देता है।
आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री जो कि ईरान से बहुत मॉडर्न है, 25 फरवरी 2019 को 2019 को उन्होंने जब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी तो पाकिस्तानी तैयारों ने उन्हें इंटरसेप्ट किया था। इसी वजह से इंडियन तैयारे अफरा तफरी में अपना पेलोड गिराकर फरार हो गए थे। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इंडियन एग्रेशन के जवाब में भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर में 6 एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिसके बाद फिर पाकिस्तानी तैयारों की वापसी के वक्त इंडियन तैयारों ने भी पाकिस्तानी तैयारों को बैक किया, उनसे डॉग फाइट की कोशिश की, जिसमें फिर पाकिस्तान के मुताबिक 2 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए, जिनमें से एक का मलबा पाकिस्तान में गिरा और एक का मलबा मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा, जिसके ऊपर थोड़े मुतजाद दावे हैं कि भारत ये तस्लीम नहीं करता कि उसे पाकिस्तान ने तबाह किया है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 2 भारतीय तैयारे तबाह किए। ऐसा इसलिए पाकिस्तान ने यह हमला किया था कि एक तो भारत में ज्यादा जानी नुकसान ना हो, ताकि भारत को जवाबी हमले के लिए अवामी दबाव का सामना ना करना पड़े और एक बड़ी जंग ना शुरू हो जाए। साथ में भारत को यह भी इल्म हो जाए कि हम जवाबी कार्रवाई की पूरी सलाहियत रखते हैं। इस अमल को इंटरनेशनल लेवल पर कमजोरी नहीं, जिम्मेदार मुल्क का जिम्मेदार रद्द-ए-अमल समझा जाता है, तो यही पाकिस्तान ने किया, जवाब भी दे दिया और बड़ी जंग भी टाल दी। अब ईरान के मामले में भी सबको यकीन था कि पाकिस्तान एक इसी किस्म का जवाबी अटैक करेगा ताकि चीज भी स्क्वायर हो जाए और बड़ी जंग भी ना हो सके, दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन साथियों, चंद लम्हे के लिए ठहर कर ये देख लेते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मसला क्या है। दरअसल बलूची जुबान के मुख्तलिफ लहजे बोलने वाले बलोच लोग तीनों हमसाया ममालिक में बटे हुए हैं। आप नक्शे में देखें, जहां नीला रंग ब्लू कलर बलोच आबादी को जाहिर कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बलोच जनूबी अफगानिस्तान में यानी कंधार, हेलमंद और नमरूज के सूबों में रहते हैं। इसके साथ ईरान में सिस्तान बलोचिस्तान का सूबा है, यहाँ 15 से 20 लाख बलोच रहते हैं, जबकि बलोचों की सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान में है, जो तकरीबन 70 लाख से कुछ ही कम है। तो ईरानी साइड पर जो बलोच हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद, उनकी गालिब तादाद सुन्नी मकतबा फिक्र हनफी मसलक से ताल्लुक रखती है और इनकी इनकलाबी हुकूमत से, ईरानी इनकलाबी हुकूमत से मुसलसल चपकलश रहती है अपने राइट्स के लिए। और ईरान का इल्ज़ाम यह है कि ये आज़ादी भी चाहते हैं और ईरान के इल्ज़ाम पर दहशतगर्दी के भी है। अभी कुछ साल पहले ईरान में जंदुल्ला के नाम से मलक रेगी बलोच का एक ग्रुप बहुत मुतर्रक था। मलक रेगी और इनके ग्रुप पर ईरान ने कई बम धमाकों और खुदकुश हमलों का इल्जाम लगाया हुआ था, लेकिन 2010 में ईरानी इंटेलिजेंस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत सी मुतजाद खबरें आई कि इन्हें पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तान ने हेल्प की, और ये भी खबरें आई कि इन्हें दुबई से आने वाली एक एयरलाइन से ईरानी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल जैसे भी हुए, लेकिन वो गिरफ्तार 2010 में हो गए। मलक रेगी जो थे, ये ईरानी इलाके सिस्तान बलूचिस्तान के रहने वाले थे और वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के मुताबिक वो अपने इलाके के सुन्नी बलोच मुसलमानों के हकूक की जदोजहद कर रहे थे, ये उनका कहना था। इसके मुकाबले में ईरान उन पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाता था। कभी तेहरान की तरफ से मलक रेगी को इसराइल का एजेंट भी कहा जाता था, कभी पाकिस्तान का भी एजेंट कहा जाता था और कभी अमरीकी स्पाई होने का इल्जाम भी उन पर लगाया जाता था। तो क्या हुआ कि ईरान ने 2010 में इन्हें गिरफ्तार करने के बाद सजाए मौत दे दी, लेकिन इनकी मौत के बाद भी ईरानी इनकलाबी हुकूमत के खिलाफ सिस्तान में बलूचों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। मलक रेगी की जिंदुल्ला जो तंजीम थी, ताकतवर तंजीम थी, ये तकसीम हो गई और इसके सबसे बड़े टुकड़े का नाम रखा गया जैशुल अदल, यानी इंसाफ का लश्कर। वैसे ईरानी एजेंसीज इसे जैशुल जुल्म, जुल्म का लश्कर कहती हैं। तो खैर, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक सल्फी सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं का ग्रुप था और है, बल्कि इस ग्रुप को लीड करने वाले कमांडर का नाम सलाहुद्दीन फारूकी है और उनका ताल्लुक सिस्तान बलूचिस्तान से नहीं, ईरानी बलूचिस्तान से नहीं, बल्कि पाकिस्तानी साइड के बलूचिस्तान से है। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि बलूच लोग इन तीनों हमसाया ममालिक में बटे हुए हैं, तो इनकी रिश्तेदारियां और ताल्लुकात तीनों तरफ हैं। भले वो पाकिस्तान में रह रहे हों, ईरान या अफगानिस्तान में, लेकिन ताल्लुकात इन सब के एक दूसरे के साथ बहुत गहरे और ज़मानों से हैं। फिर ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सैकड़ों किलोमीटर के बॉर्डर में बेशुमार मुकामात ऐसे हैं जहां से ये लोग खामोशी से, आसानी से रोजाना बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर आ जा सकते हैं। बल्कि जंगजू ग्रुप्स के लीडर्स के पास तो तीनों ममालिक की जाली सफरी दस्तावेजात भी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि जिंदुल्ला के सरबराह मलक रेगी जब पकड़े गए तो उनके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मुख्तसर ये कि दोनों तरफ काम करने वाली कोई भी बलोच तंजीम सिर्फ एक तरफ के बलोचों के लिए होना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ जो ग्रुप बना है उसको दूसरी तरफ के बलोचों की सपोर्ट नहीं होगी या उसे हामी दस्तयाब नहीं होंगे या वो उसे एलियन समझेंगे।
इसीलिए पाकिस्तानी साइड पर पैदा होने वाले सलाहुद्दीन फारूकी ने सिस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेट करने वाले जिंदुल्ला से टूटे सबसे बड़े धड़े जैश उल अदल की कमान संभाल ली। इसी वजह से ईरान को पाकिस्तान से फिर ज्यादा शिकायत रहने लगी कि उसके बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में अंदर की तरफ ये अलहदगी पसंद बलूच तंजीमें हैं जो ईरानी फोर्सेज और ईरान के अंदर शहरियों पर हमला करती हैं और यहाँ आकर छुप जाती हैं। कई बार ये भी हो चुका है कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ईरान मुखालिफ तंजीमों को पकड़ने के लिए खुद भी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे, लेकिन फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने ऐसे ईरानी सोल्जर्स को पकड़ना शुरू कर दिया जो पाकिस्तानी हदूद के अंदर ऑपरेशन करने के लिए आ जाते थे जैश उल अदल या किसी भी ऐसी तंजीम के खिलाफ। इस सिलसिले में 2009 ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि उस वक्त अहमदी निजाद ईरान के सदर थे और वो आए रोज पाकिस्तान पर मनगरेगी की जिंदुल्ला को पनाह देने के इल्जाम लगाते रहते थे। अक्टूबर 2009 में पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने जिंदुल्ला के खिलाफ एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते हुए ये फोर्सेज, ईरानी फोर्सेज पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 2 गाड़ियों पर सवार 11 के करीब एहलकार थे। इन्हें फिर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, ईरान को बताया गया, उसके बाद फिर काफी लंबी सफारती कोशिशें चली कई हफ्तों की और अगले महीने नवंबर में फिर इन्हें रहा किया गया। बाद में बताया गया कि दोनों फोर्सेज में अब एक मैकेनिज्म बन चुका है जिसके तहत ईरानी फोर्सेज पाकिस्तानी इलाके में खुद से कोई ऑपरेशन नहीं करेंगी बल्कि पाकिस्तान को इतला देंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ऑपरेशन करेंगे। इसके बाद फिर कई बार पाकिस्तानी फोर्सेज ने ईरानी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यहाँ पर अपनी तरफ बॉर्डर के अपने साइड पर ऑपरेशंस किए भी और ईरानी खतरे की जगहों से गिरफ्तारियां भी की। लेकिन आप जानते हैं कि हर इंटेलिजेंस पर अमल मुश्किल होता है क्योंकि इसे एक्शनेबल बनाने में वक्त लगता है। इस दौरान टारगेट्स निकल भी जाते हैं और ज्यादातर यह भी होता है कि इंटेलिजेंस दुरुस्त भी नहीं होती या एक्शनेबल नहीं होती, नामुकम्मल होती है। इसलिए ये ईरान की शिकायत ठीक भी है कि उसकी हर इंटेलिजेंस पर पाकिस्तान अमल नहीं करता और गलत भी है कि हर बार इंटेलिजेंस एक्शनेबल होती भी नहीं, लाजिम नहीं कि हर बार उस पर काम भी हो सके। और याद रखिए यही कुछ ईरानियन साइड पर भी होता है, यानी पाकिस्तान को भी ईरान से ऐसी शिकायत हैं कि वो BLA और BLF जैसी तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है या वहां से उसके सरजमीन से ही ऑपरेट करती हैं और उन्हें वहां पर बेसिस बनाने में ईरान की इंटेलिजेंस या वहां के लोग मदद करते हैं। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान ने कभी ईरान के अंदर मिसाइलों या बमों से कोई कार्रवाई नहीं की थी, ना अपनी फोर्सेज वहां पर भेजी थी, लेकिन ईरान ने यह थ्रेशोल्ड 17 जनवरी को तोड़ दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस अब थोड़े ही थे। हमने अपने ट्विटर हैंडल पर जो पोल करवाया उसमें 15% ने कहा कि ईरान से सफीर वापस बुला लेना और उनके एम्बेसडर को निकाल देना काफी होगा, अमन पसंदी के लिए ये काफी है। लेकिन 80% से ज्यादा लोगों का इस पोल में ख्याल था कि या तो ईरान इस इश्तियाल अंगेज हरकत पर पाकिस्तान से माजरत करे या फिर पाकिस्तान को मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दे देना चाहिए। अब आप देखेंगे पाकिस्तान ने यह जवाब दे दिया है। ईरानी हमले के 24 घंटे के अंदर 18 जनवरी की सुबह से पहले 4 पर ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके सरावान में 7 मुकामात पर अटैक्स किए गए। ये अटैक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किए, इसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए और BLA और BLF समेत मुख्तलिफ तंजीमों के ठिकानों पर जहां पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द छुपे थे या उनकी बेसिस थी वहां ये अटैक हुए। दफ्तर खारजा ने प्रेस रिलीज में सुबह 9 बजे बताया कि पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेटेड अटैक्स किए जिनमें कई दहशतगर्द मारे गए हैं। इस हमले को मर्ग बर शर्मचार का नाम दिया गया। दरअसल जो लोग ईरान से पाकिस्तान पर हमले किया करते थे वो खुद को शर्मचार कहते थे, जिसका मतलब है मोहलक, सरफरोश, खतरनाक। तो इसे मर्ग बर शर्मचार यानी मोहलक, खतरनाक लोगों की मौत का नाम शायद इसीलिए दिया गया। दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान कई बरस से ईरान से मुतालबा कर रहा था कि गैर बंदोबस्ती अपने इलाकों में खुद को शर्मचार कहने वाले पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों को जो उनकी महफूज पनाहगाहें हैं वहां इनको पकड़ा जाए, इनको अटैक किया जाए, पनाहगाहें खत्म की जाए। पाकिस्तान ने ईरान को इन ठिकानों के सबूत भी दिए थे, बताया भी, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा था, ये दफ्तर खारजा ने कहा। लेकिन अब इंटेलिजेंस मालूमात की रोशनी में कि ये लोग पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले हैं, इस मालूमात पर फिर अब फौरी अटैक किया गया। दफ्तर खारजा ने इस बयान में आखिर में यह भी कहा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का मुकम्मल एहतराम करता है। ऑपरेशन मर्ग बर शर्मचार का वाहिद मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ था, जिस पर समझौता नहीं हो सकता। साथ ही पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत की बात करते हुए कहा कि हम मिलकर दहशतगर्दी की लानत से निजात पाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे।
अब ये सारा दफ्तर खारजा का बयान है और जाहिर है ये साफ दिखाई देता है कि ये जवाबी बयान है। और आखिर में इस बयान को देखें तो साफ लगता है कि पाकिस्तान ने ईरान को एक फेस सेविंग भी दे दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तान को एक फेस सेविंग देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो उसने हमले किए हैं इसमें कोई पाकिस्तानी नेशनल नहीं मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों को ईरान में मारा गया है, कोई ईरानी नहीं मारा गया। इसके जवाब में साथियों ईरानी सरकारी टीवी मीडिया, जो उनका सरकारी मीडिया है प्रेस टीवी, उस पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि 7 गैर ईरानी नेशनल्स जो हैं, जो ईरानी शहरी नहीं हैं, वो धमाकों में सीस्तान में मारे गए हैं, जो तादाद बाद में बढ़ भी चुकी है, 9 हो चुकी है। ये चूंकि सरकारी टीवी है तो इसको हुकूमती और रियासती पॉलिसी और उसका मौक़िफ़ ही समझा जाता है। सो इस ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक लगता है कि ईरान भी दोनों मुल्कों में लड़ाई को और नहीं बढ़ाना चाहता और इसी फेस सेविंग पर मामला निपटा देना चाहता है। इसीलिए उसने भी ये तस्लीम किया है कि इनमें कोई भी ईरानी शहरी नहीं है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। साथियों, इस अफसोसनाक वाक़े में एक और पहलू बहुत अहम है, वो ये कि ईरान अपने 3 हमसायों पर दोस्त मुल्कों के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर अब अचानक अटैक क्यों करने लगा है, उसने क्यों किए हैं, इस मैडनेस से उसे क्या हासिल होगा। देखिए, नेशन स्टेट्स और आइडियोलॉजिकल स्टेट्स, नजरियाती स्टेट्स में एक बुनियादी फ़र्क होता है। वो ये कि नेशन स्टेट, कौमी रियासत, पहले अपनी आवाम के, अपने लोगों का मुआशी और सिक्योरिटी फ़ायदा देखती है, कैलकुलेशंस करती है, फिर कहीं एक्शन के बारे में सोचती है कि उसे एक्शन क्या लेना है या नहीं भी लेना। यानी उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन होती है और उनका मुस्तकबिल, उनकी प्रोस्पेरिटी होती है। क्योंकि ये कौम, उस नेशन स्टेट की कौम, किसी नजरिए पर नहीं, बकाए बाहमी म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के असूल पर खड़ी होती है। जबकि इसके मुकाबले में आइडियोलॉजिकल स्टेट, नजरियाती रियासत, जो किसी सो कॉल्ड नजरिए को लेकर चल रही होती है, उसकी सरपरस्त होती है, वो अपने नजरिए को बचाने के लिए अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी से ज्यादा फिक्रमंद होती है। इसकी प्रायोरिटी नजरिया होती है, आइडियोलॉजी होती है, इकोनॉमी और सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन वो आइडियोलॉजी के पीछे खड़ी होती है। ये स्टेट्स जो हैं अननेचुरल, गैर फितरी रियासतें होती हैं, क्योंकि रियासत का कोई नजरिया हो नहीं सकता। हाँ, इस पर कब्जा जमाए हुए उस ग्रोह और उसके बहुत से हामियों का एक नजरिया होता है, जिसे वो दूसरों पर भी फिर कब्जे के बाद थोपने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसके लिए तालीमी निज़ाम, रियासती ढांचा, खारजा ताल्लुकात और मीडिया तक को नजरिए का एक झूठा लिबादा उड़ा दिया जाता है। अब जाहिर है पूरी रियासत के अवाम तो किसी एक नजरिए के साथ हो नहीं सकते, सोचें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो काबिज ग्रोह होता है उसे मुसलसल अपने नजरिए को जिंदा और पाइंदा रखने के लिए अपने हामियों को पुरजोश और खुश रखना पड़ता है, जो बेवकूफ़ी या सादगी या मुफादात की वजह से उस नजरिए के साथ खड़े हो चुके होते हैं। ऐसी स्टेट्स पर जब भी इकोनॉमी या सिक्योरिटी का कोई वाकई मसला आ जाता है तो अवाम की बड़ी तादाद अक्सर उस नजरिए, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हो जाते हैं पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में वो उस ताकतवर ग्रोह के खिलाफ हो जाते हैं जो उस आइडियोलॉजी के नाम पर हुकूमत कर रहा होता है। ऐसे में यही ताकतवर ग्रोह जो अपनी ताकत से अवामी उमंगों को दबाकर उनकी आज़ादी को कुचल कर नजरियात थोप रहा होता है, वो मुश्किल में आ जाता है। अब चूंकि वो ग्रोह रियासत के मामलात भी चला रहा होता है, हुक्मरान भी होता है, तो उसके मुश्किल में आने से रियासत भी मुश्किल में आ जाती है। ऐसे में फिर इस नजरियाती ताकतवर काबिज ग्रोह को अवाम के उस तबके की उमंगें पूरी करना होती हैं जो नजरिए में उनके साथ खड़ा होता है। यानी झूठा सच्चा उन्हें अपने बताए हुए नजरियात के मुताबिक कुछ तो करना होता है। इस वक्त ईरानी इनकलाबी रजीम वलायतुल फ़क़ीह मुल्लाओं की डिक्टेटरशिप यही कर रही है। उन्होंने अपने अवाम को मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर सऊदिया का भी साबिक नारा खूब बेचा और बताया कि इन्हें ख़त्म करना उनकी कौम का मिशन है, उनकी प्रायोरिटी है। ईरानी सुप्रीम लीडर्स के मरकजी मीटिंग रूम्स में, उनकी तकारीर में बैतुल मक़दस, गुंबद खज़रा और मस्जिद अक़सा की तस्वीर बैकड्रॉप में लगी होती हैं। आप जानते हैं कि तेहरान में तो एक क्लॉक भी उल्टा चल रहा है जिसमें इसराइल के खात्मे की तारीख सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के मुताबिक 2040 है। लेकिन मसला यह है कि मर्ग बर सऊदिया ईरान ने चीन की मदद से वैसे ही खत्म कर दिया ये नारा। मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर अमेरिका उससे हो नहीं रहा, उसके लिए मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि अल-कुद्स फ़लस्तीन के बासियों की हिफाजत करना, जो कि वो मुसलसल जिस नारे को इस्तेमाल करता है अपनी मकबूलियत के लिए, वो तो एक तरफ रहा, वहाँ के लोगों को बारिश से बचाने की छतरियाँ, अद्वियात तक नहीं पहुँचा पा रहा। 24,500 फ़लस्तीनी जान से जा चुके हैं। 10,000 से ऊपर बच्चे इसराइली हमलों में कत्ल हो चुके हैं। वहां से आने वाली तस्वीर और वीडियोस देखने के लिए एक पहाड़ जैसा कलेजा चाहिए। तो ऐसे में उलमा की डिक्टेटरशिप में वो सारा प्रोपेगेंडा बह गया है
जो उन्होंने पिछले 43 ईयर्स में किया था। वो तमाम माली और जानी वसाइल जो ईरानी कौम पर खर्च होना थे, वो जिन ममालिक की तबाही के लिए खर्च करती रही ये डिक्टेटरशिप, जिन प्रॉक्सीज पर ये डिक्टेटरशिप खर्च करती रही, वो 24,000 लाशों से चंद फीट दूर खड़ी होकर कुछ भी नहीं कर पा रही। यानी मुकम्मल आइडियोलॉजिकल कोलैप्स है। इस वक्त में फिर ऐसी स्टेट्स, आइडियोलॉजिकल स्टेट्स, ईरान जैसी स्टेट्स वहां अटैक करती हैं जहां अपने अवाम को बता सकें कि वो असल में बड़े खतरे को तो नहीं हटा पा रहे हैं, लेकिन पहले उसके अज्जा को हटा रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनके गुमाश्तों से, उनके एजेंट से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स में खबर छपती है कि उन्होंने पाकिस्तान, इराक और शाम में दहशतगर्दों और इसराइली जासूसों के अड्डों पर हिसाब चुकता कर दिया है। हालांकि कहानी इससे कुछ मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तनाज़े को मजीद न बढ़ाया जाए तो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन बात है, खित्ते के लिए बेहतरीन बात है।